नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था में हमने कल एक टॉपिक कंप्लीट किया था, भारत की जो संविधान की अनुसूचियाँ। आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए और उन्हीं मौलिक अधिकारों के आधार पर वो प्रत्येक नागरिक एक अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जी सकता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है ना, जो संविधान का भाग 3, उसमें मौलिक अधिकार है। और इनकी बात करें तो अनुच्छेद 1235 तक इनका उल्लेख किया गया है। और वही भाग 3 में 1235 तक का उल्लेख है, जिनमें मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख है। आगे बात करें तो इनका स्रोत, मतलब इनको कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो इनकी बात करें तो इनको अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये रही इनकी बेसिक बात। तो जो भारत का प्रत्येक नागरिक है उसको कहीं ना जो मौलिक अधिकार दिए गए, वो कुल टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जो मूल संविधान में, मूल संविधान, यहाँ पे लिख सकते हैं मूल संविधान, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार, तो कुल मौलिक अधिकार थे 7। लेकिन जो वर्तमान में बात करें तो ये मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई 6। जो एक 7वां मौलिक अधिकार था, जो 7वां मौलिक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। तो उसके द्वारा क्या हुआ कि जो जो मौलिक अधिकार था, ये 7वां, इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसे एक मतलब अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया और एक वैधानिक या कानूनी, वैधानिक या कानूनी, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो हम अब बात करते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार। अभी मौलिक अधिकारों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो जैसे हमने अभी जो भारत के संविधान में भी जो मौलिक अधिकारों का एक बेसिक चीज़, जो बेसिक था वो जान लिया। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से थी? मौलिक अधिकारों की बात करें तो 1215 में। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन, सम्राट जॉन ने मतलब वहाँ के नागरिकों को एक एक अधिकार पत्र दिया था। उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसी कारण जो भारत के संविधान का भाग 3 है, तो इसमें भी मौलिक अधिकार, तो भाग 3 को भी अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये बात हुई। अब हम बात करेंगे जो मौलिक अधिकार थे वो कौन कौन से दिए गए थे। उससे पहले जो जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 12 से ही हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 12 से ही। तो अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दिया गया। अब जैसे राज्य की परिभाषा तो हमने जो भाग पक्ष था उसके अंदर भी बताया गया कि राज्य की परिभाषा है, और इसमें भी है। तो इसमें बात करें तो राज्य की जो परिभाषा है, तो राज्य की परिभाषा में किसको रखा गया है? मतलब राज्य की परिभाषा में माना गया है जो संघ सरकार है, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं संघ सरकार, और संसद। वहीं बात करें तो राज्य सरकार, और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल,
और अन्य संवैधानिक जो संविधान में दिए गए एंड संवैधानिक और स्थानीय अधिकारी या प्राधिकारी भी कह सकते हैं, तो इनको भी शामिल किया गया। मतलब राज्य की परिभाषा में जो संघ सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, और साथ में जो स्थानीय और संवैधानिक प्राधिकारी है उनको भी इस राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया। तो इस प्रकार राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में जो दी गई है वो इस प्रकार दी गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13। तो एक नया अनुच्छेद है 13, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 इसमें क्या है? अनुच्छेद 13 में विधि का उल्लेख। विधि से मतलब कानून, या कह सकते हैं कानून, नियम, कायदे, विधि का उल्लेख। ये मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13। अब इस बात करें जो मौलिक अधिकारों का जो विधि का उल्लेख दिया गया है, तो एक अनुच्छेद हुआ था 13(1). इस 13(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद जो 13 है उसका भी एक पार्ट है अनुच्छेद 13, मतलब अनुच्छेद 13 में 3 से 4 पार्ट है, तो इनमें बात करें तो इसका भी एक पार्ट है अनुच्छेद 13 का 13(1). तो 13(1) की बात करें तो 13(1) इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार से कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान था, तो भारत का संविधान को लागू होने से पहले अगर कोई विधि, मतलब कोई नियम या विधि बनी थी भारत के संविधान को लागू होने से पहले, मतलब भारत के संविधान को लागू होने से पहले विधि अगर मौलिक, अगर कोई भी विधि हो, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी विधि संविधान के लागू होने से पूर्व की है, तो अगर कोई भी विधि संविधान के लागू होने से पूर्व की है तो ऐसे कह सकते हैं कोई भी विधि संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू होने से पहले कोई, या फिर वो मौलिक अधिकारों को सीमित करे। अगर वो मौलिक अधिकारों, कोई भी विधि संविधान के लागू होने से पूर्व की हो और साथ में वो मौलिक अधिकारों को सीमित करे। अगर मौलिक अधिकार इनको अगर सीमित करती है, अगर इनको सीमित करती है ना, तो उस विधि को शून्य मान लिया जाएगा। मतलब उस विधि का कोई रोल नहीं रहेगा और मौलिक अधिकार यहाँ पे उच्च श्रेणी में रखे जाएंगे। अब एक अनुच्छेद अगर इस विधि को बोले तो अगर ऐसी प्रक्रिया हुई कि कोई भी विधि अनुच्छेद, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि संविधान से पूर्व की है और वो उस मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, तो उस विधि को शून्य मान लिया जाएगा। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को प्राच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। या प्राच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13(1) में है। अब एक अनुच्छेद हुआ था 13(2), उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे 13(2) इसमें भी यही बात है, लेकिन इसमें थोड़ी सी घूम के बात है। वो है कि अगर कोई विधि मतलब संविधान के लागू होने के बाद की है, उसमें पहले की बताई गई थी और इसमें लागू होने के बाद की है। अगर कोई भी विधि संविधान के लागू होने के बाद की है और वो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, या तो उस विधि को शून्य मान लिया जाएगा या फिर उसको पृथक्करण कर दिया जाएगा। शून्य मान लिया जाएगा या फिर पृथक्करण, मतलब पृथक कर दिया जाएगा। तो इस सिद्धांत को हम पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। ये हुई बात हमारे 13(1) और 13(2) की। अब एक अनुच्छेद 13 में ही एक अनुच्छेद और हुआ था 13(3), उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे
साथियों हम यहाँ पे इन सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमारे को जो क्या है कि हमारा थोड़ी क्लासेस थोड़ी लंबी कट जाएगी, लेकिन जो भी आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से मिलेगी तो आपको डिटेल से समझ में आएगी चीज़ें। हम ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पढ़ते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। वैसे मैं चाहता तो आपको 13 अनुच्छेद में क्या है विधि का उल्लेख इतना लिख के भी आपको मैं कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 13 अनुच्छेद के 1 फर्स्ट सेकेंड में क्या क्या है उनको हम अच्छे से जान पाए। अब हुआ था अनुच्छेद 13(3) अनुच्छेद 13(3) इसमें क्या है कि विधि की परिभाषा है। विधि की परिभाषा मतलब विधि क्या है उसकी परिभाषा दी गई है। अब विधि की परिभाषा में किन किन को शामिल किया गया इनके बारे में भी जान लेते हैं। विधि की परिभाषा में संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम या कानून, संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम और कानून राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, इन सभी को शामिल किया है। आदेश और ऐसी प्रथा जो विधि का उल्लेख करती हो, ऐसी प्रथा जो मतलब प्रभावी हो, ऐसी प्रथा जो प्रभावी हो, उसको भी विधि की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो जो भी मतलब विधि की परिभाषा में संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना और कुछ ऐसी प्रथाएं जो मतलब जो प्रभावी हो, तो उनको भी इस विधि की परिभाषा में शामिल किया गया है। अब ये विधि की परिभाषा से जुड़े हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे फैक्टों की बात करें तो जैसे विधि की परिभाषा, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट यहाँ पे हम जानते हैं। एक वाद हुआ था शंकरावाद कह सकते हो वर्सेज ये भारत संघ के मध्य हुआ था। भारत संघ शंकरा वर्सेज भारत संघ के मध्य हुआ था। इसका एक मतलब शॉर्ट में हम शंकराय भी कह सकते हैं, बाकी इसका और भी कुछ नाम है जो थोड़ा। तो अब इसमें भारत संघ ये 1951 में एक वाद हुआ था। इस वाद की बात करें तो ये वाद हुआ था और एक वाद और था, 2 वाद आपको ध्यान रखना है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये हुआ था 1965 में। ये 2 वाद हुए थे। इन वादों में क्या कहा गया कि इन वादों में जो ये दोनों वाद हुए थे, इनमें बताया गया संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसने बताया कि जो संविधान संशोधन होते हैं ना, संविधान संशोधन होते हैं ना, उनको विधि की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाए। क्योंकि अगर हम इसमें बात करें तो विधि की परिभाषा में क्या कहा गया था? कहा गया था कि जो संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम कायदे उनको शामिल किया गया है। तो संविधान संशोधन भी संसद के द्वारा इनके द्वारा तो किया जाता है, तो फिर तो उस हिसाब से उनको भी शामिल किया जाना चाहिए विधि की परिभाषा में। लेकिन इन्होंने क्या किया, विधि की परिभाषा में इसको शामिल नहीं माना, अर्थात संविधान संशोधन को शामिल नहीं माना। तो इसके हिसाब से हम क्या मान सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है उनका संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद में एक वाद आता है। अब वो कौन सा वाद था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और ये वाद था 1967 का। इस वाद में क्या कहा जाता है कि जो संविधान संशोधन है ना, वो मौलिक अधिकारों का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता।
फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक मतलब एक संविधान संशोधन होता है, और वो संविधान संशोधन होता है 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है कि एक अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 जैसे 3 तक की बात करी तो अनुच्छेद 13(4) जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 13(4) जोड़ा जाता है। और इस 13(4) में जोड़ने के बाद इसमें कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकारों मतलब संविधान जो संशोधन है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। इनमें इसमें भी यही कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसके बाद में इसके बारे में कोई इसके बाद आगे ज़्यादा बात इसमें नहीं की जाती है। लेकिन उसके बाद में 1973 का, जैसे हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था, 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम जो केरल ये राज्य वाला बात था, जो केशवानंद भारती वाला बाद वाला राज्य था। इसमें क्या कहा गया कि मतलब संविधान संशोधन तो किया जा सकता और इसको विधि की परिभाषा में शामिल किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन तभी किया जा सकता है कि ये संविधान संशोधन मतलब मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। संविधान संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन ये मूल ढांचे को, जो संविधान का मूल ढांचा है उसको प्रभावित ना करे। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है जैसे 1973 का केशवानंद भारती। जैसे हमने आज क्या बात की कि अनुच्छेद 13 में विधि का उल्लेख है, इसके बारे में हमने जैसे 13(1) और 2 के बारे में पढ़ लिया, लेकिन 13(3) में विधि की परिभाषा के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो 13(4) जोड़ा गया वो संविधान संशोधन 24 और संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13(4) जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो संविधान मतलब जो विधि की परिभाषा में शामिल है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता मतलब नहीं किया जा सकता, विधि की परिभाषा में शामिल नहीं माना गया। इसमें भी मतलब एक संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा में शामिल नहीं माना गया। लेकिन फिर उसके बाद जो 1973 का केशवानंद भारती बना, जो भारतीवाद था, केशवानंद भारतीवाद था, उसमें क्या कहा, उसमें कहा गया कि जो संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है कि जो मूल संविधान है उसके ढांचे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करनी चाहिए। तो अब आगे अब जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो कौन कौन से मौलिक अधिकार है उनके बारे में हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे मौलिक अधिकार है उनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। जैसे मैं बता दूं जो मौलिक अधिकार, पहला 6 मौलिक अधिकार है, उन 6 के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन ये कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि फिर आपको मैं क्या है कि जो जितना हम पढ़ सके उसको याद भी कर सके, तो आप इसको प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि इसमें कुछ नियम बहुत ज़्यादा वाद वगैरह का रहेगा तो ये थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको हम याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ में। हम उन मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार हैं, उन सभी को ट्रिक के साथ में याद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल पाए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे जो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें मिल पाए, साथ ही आपको हमारी क्लास का अपडेट भी मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और मैं इसी के साथ आपसे यहाँ पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।